मैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ पांडे स्वागत करता हूँ आपका आज के इस चैनल और इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे शादी के ऊपर की जा रही जो एक तरह का फ्रॉड क्रिएट हो रहा है या जो भी उसको बोल सकते हैं, जो शादी जो बार-बार हायर हाइज़ लगाता जा रहा है और उसकी कीमत करीब 5 गुना तक बढ़ बढ़ चुकी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और ये कहाँ तक इसमें कितना रिटेलर को सावधान रहने की ज़रूरत है? मैं बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं हूँ और यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, उसमें हमारी कोई राय नहीं है। कि जो भी आप करें, आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से उसके बारे में पहले पूछ लें और पूछने के बाद ही कोई निर्णय लें। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते इसकी ये बार-बार जो सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं, जो इसके जिस तरह की वीडियोज़ आ रहे हैं और जिस तरीके से शादी में लगातार तेज़ी बनी हुई है, तो उसमें उम, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और आप सभी को जो लोग भी इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, उनको इसके बारे में बताया जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज चाँदी का रेट आज से 2 दिन पहले मतलब शुक्रवार के बाज़ार में अगर देखा जाए तो चाँदी करीब $12 बढ़कर ₹67 से बढ़कर ₹80 तक चली गई। बीच-बीच में छोटे-मोटे करेक्शंस भी आए। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में ₹12 बढ़ना अ $67 से $80 तक जाना, ये अपने आप में बड़ा मूवमेंट है। करीब $10 का मूवमेंट है। $13 का मूवमेंट है। जो परसेंटेज वाइज़ अगर हम देखेंगे तो करीब-करीब 6 दूनी 12 20% हो जाता है। तो आइए हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो खरीदारी हो रही है, शादी में जो खरीदारी हो रही है और शादी लगातार हायर हाइज़ बना रहा है, तो कौन लोग इसको खरीद रहे हैं? क्या फंड मैनेजर्स इसको खरीद रहे हैं? तो इसका जवाब है ना। तो फिर क्या रिटेलर्स इसको खरीद रहे होंगे? तो इसका कुछ हद तक जवाब हो सकता है कि हाँ, कुछ रिटेलर्स उसमें पैसा लगाना चाहते हैं और जो बनाना चाहते हैं, वो उसको खरीद रहे होंगे। लेकिन क्या उन्होंने जब चांदी का दाम $50 50,000 के करीब था, अगर इंडियन रुपीज़ में उसकी बात करें, तो जब चांदी का दाम ₹50,000 था या ₹25,000 था, तो क्या उस स्तर पर उन्होंने खरीदारी की थी? तो कम से कम मेरा मानना है मैं नहीं जानता कि कितने लोग हैं, आपका क्या मानना है? आप इस पे कमेंट करके बता सकते हैं या आपने किया है तो आप बता सकते हैं कि आपने अगर ₹25,000 खरीदारी की है तो बता सकते हैं। प्रोफ़ेशनल वे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं चांदी के सिक्कों की दिवाली पे खरीदे जाने वाले सिक्कों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने पैसा बनाने के लिए ₹25,000 पे खरीदारी की है तो आप बता सकते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे शायद 0.001% ही लोग होंगे रिटेलर्स में जिन्होंने 25,000 पे चांदी में खरीदारी की होगी। शायद उतने भी नहीं रहे होंगे। तो अभी जो खरीदारी हो रही है, वो क्या रिटेलर्स शुरू से बने हुए हैं या 10% 20% मूवमेंट आने के बाद उन्होंने खरीदारी की थी? तो इसका भी जवाब मोटा-मोटी अगर देखें तो ये 99% केसेज़ में ये नहीं ही होगा। तो फिर तीसरा आता है कि फिर कौन खरीद रहा है इसको? तो क्या इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी इतनी ज़्यादा है? तो हाँ, इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की खरीदारी हो रही है, जितना फ्लोट क्रिएट हो रहा है, बट हाँ, इंडस्ट्रियल डिमांड इसमें बढ़ रही है। उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, बाद में आएँगे कि वो इंडस्ट्रियल डिमांड जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसको आधार बनाकर इतना ऊपर छाती गया है, क्या वो इंडस्ट्रियल डिमांड इस रेट को जो आज का रेट है, उसको जस्टिफ़ाई करता है क्या? उस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसी वीडियो में करेंगे, आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो इंडस्ट्रियल डिमांड कुछ हद तक है, लेकिन 100% इंडस्ट्रीज़ इसको खरीद रहे हैं, ये भी सच नहीं है। तो इसका भी जवाब एक लेवल पे देखा जाए तो 70% केसेज़ में इसको ना ही बोलेंगे। तो फिर चौथा कौन बचता है? चौथा बचता है ब्रोकर्स बचते हैं।
जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बचते हैं, बैंकर्स बचते हैं। ये खरीदारी कर रहे हैं क्या? तो ऑब्वियसली हाँ, यही खरीदारी कर रहे हैं और यही इसके रेट को बढ़ा रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा खरीदार होता है, जो नॉर्मल खरीदार नहीं होता बट कमोडिटी का, अगर सोने के केस में देखें तो सेंट्रल बैंक एक बड़ी खरीदार होती है। तो क्या सेंट्रल बैंक चांदी की खरीदारी कर रही है क्या? तो इसका भी जवाब है ना। तो 5 प्लेयर्स में 3 प्लेयर्स तो बिल्कुल भी इसकी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, 2 प्लेयर्स इसकी रफ ऑफ वे में खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें एक प्लेयर की खरीदारी से इसके रेट्स इतने नहीं जाने चाहिए। तो एक तो फिर ये ब्रोकर्स ही हैं जो इसको खरीद के इतना इसके रेट्स को बढ़ा रहे हैं। अब हम इस पे दूसरा एक सवाल हम लेके आते हैं जिस पे हम लोग चर्चा करें कि क्या चांदी में अगर बिकवाली आती है, इसकी सबसे ऊपर हाईएस्ट पे जाके अगर इसमें बिकवाली आती है तो डिलीवरी कौन लेगा? या अगर बिकवाली नहीं भी आती है तो कौन लोग इन पांचों प्लेयर्स में से हैं जो खरीद रहे हैं, तो क्या वो डिलीवरी लेंगे क्या? तो हम फिर अब शुरुआत उनसे करते हैं जिनकी चर्चा हमने सबसे बाद में की थी, यानी कि सेंट्रल बैंक। तो क्या सेंट्रल बैंक चांदी की डिलीवरी लेगा? तो इसका जवाब है नहीं। सेंट्रल बैंक चांदी की डिलीवरी नहीं लेगा। ना तो वो खरीदारी कर रहा है और ना ही वो चांदी की डिलीवरी लेगा। तो फिर क्या रिटेलर उसकी डिलीवरी लेगा? तो इसका भी जवाब है नहीं। रिटेलर उसकी डिलीवरी नहीं लेगा। रिटेलर चाहे भले खरीदारी कर रहा हो इस समय फोमो में आके, फ्रोथ में आके, बट वो उसकी डिलीवरी नहीं लेगा। तो फिर कौन डिलीवरी लेगा? फंड मैनेजर्स उसकी डिलीवरी लेंगे क्या? म्यूचुअल फंड डिलीवरी लेंगे क्या? तो नहीं लेंगे। ना ही वो उसको खरीद रहे हैं। तो डिलीवरी कौन लेगा? तो डिलीवरी क्या ब्रोकर लेगा क्या? तो ब्रोकर तो बिल्कुल भी नहीं लेगा डिलीवरी। ब्रोकर तो डिलीवरी लेता ही नहीं है क्योंकि उसका काम ही नहीं है वो चांदी को फिजिकल वे में उसको ट्रेड करना। या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डिलीवरी तो लेंगे ही नहीं। तो डिलीवरी कौन लेगा? तो डिलीवरी इंडस्ट्रियल डिमांड वाले लेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्रियल डिमांड वाले ले रहे हैं डिलीवरी, लेकिन उतनी नहीं ले रहे हैं जितनी उसकी डिमांड क्रिएट की गई है या जितनी बताई जा रही है। वो 20%, 10% तक की ले सकते हैं। तो फिर अगर आप बेचने जाते हैं, अगर इस लेवल पे, या आप और बढ़ जाते हैं उस लेवल पे, अगर बिकवाली आती है और आप बेचने जाते हैं, तो आपको ये तो तय है कि आपको खरीदार नहीं मिलेंगे क्योंकि डिलीवरी में उसको जाना नहीं है। नीचे के लेवल पे कोई खरीदेगा नहीं, एवरेजिंग कोई करेगा नहीं, तो फिर उसमें समस्याएं आ सकती हैं। अब सवाल आता है, एक सवाल इंडस्ट्रीज को भी लेके होता है, क्योंकि 5 प्लेयर्स की जो हमने बात की है, 5 प्लेयर्स में 4 प्लेयर्स मोटा-मोटी डिलीवरी नहीं लेने वाले हैं, 3 प्लेयर्स और नहीं खरीद रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि इसको इसमें जो ट्रेडिंग हो रही है, तो ट्रेडिंग के लिए जो कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, उस कमोडिटी ट्रेडिंग में 10% आप जमा करके पैसा देके और 100% की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि 14 लाख रुपए देके आप 1,40,00,000 का चांदी खरीद सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं। मतलब साफ है कि आपने जो पैसा लगाया है वो 10% ही लगाया है, या जिसने भी लगाया है, जिन लोगों ने भी पैसा लगाया है वो 10% ही लगाया है। बाकी का 90% जो है वो एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं है। वो वो एक तरीके की सट्टेबाज़ी है या एक तरीके का स्पेकुलेशन है, और उसमें जब तक ये बढ़ रहा है तब तक उसमें पैसा लगाया जा रहा है। मेरा ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि वो शादी और आगे नहीं बढ़ सकता। बढ़ सकता है, बढ़ ही रहा है, इसमें सब इसमें फेल हो रहे हैं। इसमें कोई भी कम से कम, मैं तो एक्सपर्ट भी इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि हाँ इस पे को नहीं बढ़ना, पर जहां तक मेरी समझ है, ये जो बढ़ोतरी है, इस बढ़ोतरी का कोई जस्टिफिकेशन मुझे तो नहीं दिख रहा है, कम से कम शॉर्ट टर्म में। क्योंकि 10% अगर 10% की ही डिलीवरी है, 10% ही पैसा लग रहा है, तो जिस जिस दिन इसमें बिकवाली आएगी तो 90% पैसा जब मार्केट से वाइप वाइप आउट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू भी उतनी ही रह जानी है।
ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 8-9 गुना बढ़ा भी है ये तो, अगर आप वैसे इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ में देखेंगे या रिलेटिवली अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो ये 10 गुना बढ़ा भी है, तो जो पैसा जो इसमें लग रहा है, वो 10 गुना के करीब लगा है, तो 10 गुना बढ़ा है, पर स्पेकुलेशन से बढ़ा है। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड पे कि इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी कितनी है और किस तरह की है। तो नो डाउट इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड है, क्योंकि जो जो सोलर पावर है उनमें लग रहा है, बैटरी में लग रहा है। और अभी जो बात आई है कि सैमसंग ने एक माइंस खरीदा है कनाडा में, जो काफी दिनों से बंद पड़ी थी, और उस माइंस को उन्होंने खरीदा है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो 9 मिनट में चार्ज हो जाती है। और उसमें जो सारा जो तार, जो उसका जो वायरिंग है, वो चांदी से वायरिंग है, चांदी की वायरिंग है। लेकिन जरा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये कितना जेन्युइन डिमांड क्रिएट करेगा। ये कहा जा रहा है कि अगर पूरे ईवी का 20% बैटरी भी अगर सैमसंग देने लगे, तो अभी जो मार्केट में अवेलेबल चांदी है, वो सारा का सारा चांदी वाइप आउट हो जाएगा। तो अब इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो देखते हैं कि हम इसकी कॉस्ट एनालिसिस पहले कर लेते हैं और फिर हम डिमांड एनालिसिस करेंगे। कॉस्ट एनालिसिस मान लेते हैं कि अगर कोई चांदी का, अगर आज के डेट में बैटरी में जो वायरिंग लग रही है वो कॉपर की लग रही है या किसी और मेटल की लग रही है, चांदी का उससे 100 गुना ज्यादा रेट है, और वो 10 गुना और बढ़ गया तो 1000 गुना ज्यादा रेट हो गया। यानी कि अगर एक बैटरी 10,000 रुपए की है, हालांकि इतने की नहीं होती है, क्योंकि वो जो ईवी में जो बैटरी लगती है, अगर कारों की हम बात करें तो वो बैटरी के ही रेट्स ज्यादा होते हैं। मतलब उस वो 5 लाख 10 लाख रुपए तक के हो जाते हैं कई बार। और जो और बाकी जो होता है उसके 50 पर ये मान के चलते हैं कि किसी भी व्हीकल में 50% का रेट, जो ईवी आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, इसमें 50% रेट जो है व्हीकल्स के हैं और बाकी की चीजों के हैं, और 50% जो दाम है वो बैटरी का है। फिर भी हम एक मान लेते हैं कि 10,000 रुपए की बैटरी है, तो अगर उसमें चांदी की वायरिंग की जाती है आज के रेट के हिसाब से, तो उसकी कॉस्ट करीब करीब 1000 गुना बढ़ जाएगी। अब अगर उसकी कॉस्ट 1000 गुना बढ़ती है, तो वो 10,000 रुपए की बैटरी जाके बैठती है आपको 1 करोड़ के आसपास। तो क्या 1 करोड़ की बैटरी कोई गाड़ी में लगाएगा, या 1 करोड़ की बैटरी वाली गाड़ी कौन खरीदेगा? निश्चित रूप से ये तो कोई मध्यम वर्ग का आदमी, या ये छोटी गाड़ियों में तो ये लगने वाला है नहीं। दूसरी बात आती है कि अगर एक बैटरी अगर आपको 40 मिनट में चार्ज हो जाती है, जिसकी कीमत आती है 10,000 रुपये, और वही एक बैटरी जो 9 मिनट में चार्ज हो जाती है, उसकी कीमत आती है 1 करोड़ रुपए, तो ये कौन होगा जो 9 मिनट, जो केवल 31 मिनट के को बचाने के लिए डेली बेसिस पे वो अ, इतना पैसा देगा, 100 गुना 1000 गुना रुपया देगा उसका। किसी भी, अगर मान लीजिए कि लॉन्ग जर्नी कोई करता है, 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की लॉन्ग जर्नी करता है, और अगर ये दावा किया जाता है कि 800 किलोमीटर की जर्नी इस बैटरी से की जा सकती है लगातार, तो कहीं भी किसी ढाबे पे या किसी चार्जिंग स्टेशन पे अगर वो रुकता है, तो वहाँ पे कुछ खाएगा, पिएगा, बैठेगा, थोड़ा रेस्ट करेगा, तो आधा पौन घंटा उसका लग ही जाता है। तो आधा पौन घंटा अगर उसको जेन्युइन वे में कोई सस्ते में अगर बैटरी दे रहा है नॉर्मल केस में, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो 45 मिनट में चार्ज हो रहा है कि 9 मिनट में चार्ज हो रहा है। 45 मिनट वो अपना काम करेगा, तब तक उसकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसको 600 किलोमीटर जाना है या 300 किलोमीटर जाना है, और अगर वो घर से निकला है, मिडवे में है, और हाफ बैटरी उसकी अगर ड्रेन भी हुई है और हाफ बैटरी उसको चार्ज करना है, तो वो बाकी के 150 किलोमीटर जा सकता है। मतलब वो 20 मिनट चार्ज करके जा सकता है, तो वो क्यों करने जाएगा? तो ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी अनुत्तरित है, मेरे पास तो खैर नहीं है, अगर किसी के पास है तो उसका जवाब दे सकता है कि वो क्यों ऐसी ऐसी बैटरी खरीदेगा, इतनी महंगी बैटरी इतना कम सच बचाने के लिए खरीदेगा। दूसरी जो बात होती है
कि क्या जो कंपनीज हैं जो चांदी की वायरिंग कर रहे हैं या सैमसंग को ही ले रहे हैं, तो क्या सैमसंग मार्केट से चांदी खरीदेगा? क्या वो माइंस नहीं खरीदेगा? वो ज्यादा माइंस जो अभी बंद माइंस पड़ी हुई हैं इंडिया में भी और बाहर के देशों में भी, वहां से माइंस खरीद के वहां से उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करेगा क्या? एक बार अगर उसकी डिमांड वहां से पूरी हो रही है तो एक्सचेंज से क्यों खरीदेगा? और फिर एक्सचेंज की डिलीवरी वो क्यों लेने वाला है? तो उस केस में भी वो डिलीवरी नहीं लेगा। अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म में उसको कुछ जरूरत हो रही हो तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो डिलीवरी ले रहा हो, या हो सकता है कि वो साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एक बैकअप बना रहा हो, उसके लिए डिलीवरी ले रहा हो। लेकिन क्या ये माना जाना चाहिए कि ये ऐसा चलता रहेगा और 5 साल तक, 10 साल तक वो डिलीवरी एक्सचेंज से लेता रहेगा, ऐसी शॉर्टेज बनी रहेगी? मेरा मानना है कि ऐसी शॉर्टेज नहीं बनी रहेगी और ना ही वो उसको करेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि क्या इसका कोई ऑप्शन नहीं आएगा क्या? हो सकता है कि चार्ज 9 मिनट में चार्ज की वायरिंग से जो चार्ज होने वाली बैटरी है उसके लिए कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए, कोई सस्ता ऑप्शन आ जाए, जैसे डायमंड को लेके लैब ग्रोन में आ गया या बाकी चीजों में भी आ जाता है जब उस पे इन्वेंशंस होते हैं। अ, तो रेयर मिनरल अर्थ में कोई ऐसा जो सस्ता हो और वो उसको कम समय में चार्ज करे, तो वो भी एक बात है जो आएगा ही आएगा, क्योंकि इन्वेंशंस रोज दिन ब दिन हो ही रहे हैं, करेंगे। तो ये इंडस्ट्रियल डिमांड की बात हो गई कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी जिस तरीके से हम मान के चल रहे हैं कि ये होगा, वैसा मुझे तो नहीं लगता कि ये होता ही रहेगा। अब आ जाते हैं कि चांदी के रेट का पिछले अगर हम 10 साल 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो किस तरीके के रिकॉर्ड्स रहे हैं। तो अगर हम 2011 की बात करें तो उस समय करीब 78,000 80,000 के आसपास तक चांदी गई थी, और 2015 आते आते फिर वो 25,000 रुपये हो गई थी। आज की डेट में जो चांदी है, 1979 के बाद, 1979 के बाद ये पहला मौका है जब चांदी $50 के ऊपर गई है। यानी कि 46 इयर्स, 46 इयर्स लगे चांदी को डॉलर टर्म में अपने ही हाईज को क्रॉस करने में। तो क्या आने वाले समय में अगर ये 45 इयर्स, 46 इयर्स में, मैं मानता, अगर मान लीजिए डबल भी हो जाता है डॉलर टर्म में, 50 का $100 हो जाता है, तो क्या अगले 46 इयर्स की साइकिल को कोई रिटेलर वेट करेगा क्या? ऑब्वियस सा जवाब है कि नहीं करेगा। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी को अच्छा न लगे, या उसको लग सकता है कि मैं ये सब चीजें क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि साइकिल तो छोटी भी हो सकती है, निश्चित रूप से छोटी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो 10% रुपए दे के और 100% की डिलीवरी हो रही है, यानी कि 10 लाख रुपए दे के 1 करोड़ का जो ट्रेडिंग हो रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 लाख रुपए ही है, और इसको माना जाना चाहिए। और ये चांदी में करेक्शन किसी भी समय हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा मानना है कि जब भी चांदी की खरीदारी करें तो सोच समझ के करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें, और सतर्क होके करें। स्टॉप लॉस एक तरीके से लगा के करें, और अपनी कॉम्पिटेंसी को और अपनी एपेटाइट्स को, और आपके द्वारा किया जाने वाला जो भी आपको लगता है कि आपकी क्या रिस्क एपेटाइट्स हैं, उन रिस्क एपेटाइट्स को ध्यान में रख कर ही करें। और फिर, और उसके बाद आपने अगर पैसे कमाए हैं तो आप, अगर आप 2015 से बने हुए हैं, 25,000 के लेवल से अगर आप बने हुए हैं, तो आप ज़रूर बताएँ। और आपको बहुत-बहुत, अगर आपने किया है तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने आप इसको पूरी रैली को आपने एन्जॉय करी है। जो लोग भी पैसे बना रहे हैं उनके लिए हमारी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद। आगे भी आप पैसे बनाते रहें और सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार।